फिजिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड फॉर्मूलाज। Q1 Q2 चार्ज है, R डिस्टेंस पे रखें तो कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या हो जाएगा? कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्या ये मीडियम पर डिपेंड है? तो ये मीडियम पर डिपेंड है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम एक न्यूट्रॉन लेते हैं और एक प्रोटॉन लेते हैं, जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कूलाम फोर्स कितना होगा? क्या अपन कैलकुलेट कर पाते हैं? क्या उसे वैल्यू में बता पाएंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कूलाम फोर्स कितना होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज ही नहीं है। तो कूलाम फोर्स होने के लिए क्या जरूरी है? चार्ज होना जरूरी है। क्या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच कूलाम फोर्स होगा? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच तो होगा। क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच कूलाम फोर्स होगा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच भी होगा। क्या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, वो तो होगा। वो तो दुनिया में हर जगह, क्योंकि मास कभी जीरो नहीं होता। Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स तो है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे कूलाम ने दिया था, इसलिए कूलाम फोर्स भी कहते हैं। तो ये तभी होगा जबकि चार्ज। तो अगर एक चार्ज जीरो कर दिया जाए, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो, जैसे +2 कूलाम है और +6 कूलाम है, +2 कूलाम और +6 कूलाम, ये जो +2 कूलाम और +6 कूलाम जो है, +2 कूलाम और +6 कूलाम, इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 12 न्यूटन है। अगर हम प्रत्येक में -2 कूलाम चार्ज ऐड कर दें, इसमें भी -2 ऐड कर दें, इसमें भी -2 ऐड कर दें, अब फोर्स कितना होगा बताइए? जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को Fe से लिख देते। क्यों जीरो? उसका कारण क्या है कि आपने -2 कूलम ऐड करने के बाद एक चार्ज कितना हो गया? जीरो। क्योंकि अब चार्ज हो गया जीरो और 6 - 2 कूलम, यानी चार्ज में एडिटिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। आप इसे अलजेब्रा की तरह जोड़ सकते हैं और अलजेब्रा की तरह माइनस भी कर सकते हैं। यदि +2 कूलम और +6 कूलम, +8 कूलम, +2 कूलम और -2 कूलम, जीरो। तो चार्ज में एडिटिविटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, अलजेब्रिक लॉ का पालन करते हैं। तो 2 और -2, अगर एक चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। एक क्वेश्चन ये देखिए, जैसे न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्लस चार्ज होगा, न्यूक्लियस नाभिक, नाभिक की खास बात क्या है? उस पर क्या चार्ज है? प्लस। क्यों है प्लस? क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना है? जीरो। प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? प्लस। प्रोटॉन पर चार्ज कितना है? प्लस। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मार्ग में घूम रहे हैं और इन्हें सर्कुलर मार्ग में घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल। वो कहीं ना कहीं से चाहिए। अब आपको बताना है क्या न्यूक्लियर फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स का इंतजाम कर पाएगा? क्या नाभिकीय बल अभिकेंद्रीय बल का इंतजाम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कारण न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है, नाभिक के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहां का मामला है? न्यूक्लियस के बाहर का। तो इस केस में कौन देगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे आप कूलम फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिव्स सेंट्रीपिटल। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसे घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा? तो आप याद रखेंगे ई से इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो स्थिर वैद्युत बल, जिसे अपन कूलाम बल भी कह देते हैं, तो कूलाम ने दिया था। स्थिर वैद्युत बल किसका इंतजाम करेगा? अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? स्थिर वैद्युत बल अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। सर्कल में घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कहीं ना कहीं से वो फोर्स मिलना ही होगा। इसमें आपको के दिख रहा है, के का नाम क्या है? कोई के से लिखता है, कोई एप्सिलॉन आर से भी लिखता है, के या एप्सिलॉन आर। इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युता। इसका एक और नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक और नाम क्या है? के को अपन ने एप्सिलॉन आर से लिखा, या के रिलेटिव परमिटिविटी, क्या कहेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। आप इसका यूनिट बता पाएंगे? इसकी वैल्यू एयर के लिए कितनी है? एयर और वैक्यूम, वायु या निर्वात? वायु या निर्वात। इसके लिए के की वैल्यू है 1। अगर हम वाटर की बात करें, जल, तो जल क्या होता है? 1H1, 1H1 8O 16। इसका मास नंबर कितना होता है? तो 16, 17, 18। मास नंबर कितना होता है? 18। बस आपको उल्टा लिख देना है, 18 का उल्टा 81। मेटल, धातु, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। इसके लिए के कितना होता है? और ये क्या है? ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर। चालक क्या होते हैं? जिनमें चार्ज चलता है वो चालक है। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। क्या आप किसी ऐसी मेटल को जानते हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है? तो याद रखना, मरकरी। मरकरी एक ऐसी मेटल है, ऐसी चालक है जो द्रव अवस्था में भी मिलती है। क्या के की वैल्यू 1 से कम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्या के की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। के या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। ये कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशन, दिमाही, यानी m0
एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो एक क्वांटिटी तो आपने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ ली, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको ही अपने नाम क्या दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपेक्षिक विद्युतशीलता और या परावैद्युता। आपेक्षिक चुंबकशीलता का यूनिट क्या होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक घनत्व बताइए, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व, स्ट्रेन विकृति, विकृति, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। हीट का तो डायमेंशन है, परमिटिविटी का डायमेंशन है, परमिबिलिटी का डायमेंशन है, डेंसिटी का डायमेंशन है, विद्युतशीलता, चुंबकशीलता, घनत्व, इनके डायमेंशन है, लेकिन इनके साथ रिलेटिव वर्ड लग गया। हीट का डायमेंशन है, इसके साथ मैकेनिकल इक्विवेलेंट वर्ड लग गया, इसको जे से लिखते हैं। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, रेनॉल्ड्स नंबर, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एंगल, कोण, सॉलिड एंगल, ठोस कोण या घन कोण, इन सब का डायमेंशन लिख लें, m0, L0, T0। क्या लिखेंगे, ये कैसी क्वांटिटी है, आप लिखेंगे ये है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, विमाहीन। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, डायमेंशन। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी राशि विमाहीन है, या विकृति की विमा बताइए, तो स्ट्रेन का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन नहीं होता। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, इसका क्या डायमेंशन होता है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो अपवर्तनांक कैसी राशि है, विमाहीन। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ये भी विमाहीन राशि है। रेनॉल्ड्स नंबर कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, संगति गुणांक, निष्कृति गुणांक, उसको भी ध्यान रखना, वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज का मतलब चार्ज छोटा था और डिस्टेंस ज्यादा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, बिंदु बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र,
तो E इज इक्वल टू याद रखेंगे 1/4πε0 के Q/R²। डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करे, डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करे, और पॉइंट चार्ज के कारण E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। यहां पर अपन एक टेस्ट चार्ज इमेजिन करेंगे। ये क्या है? टेस्ट चार्ज, परीक्षित आवेश। और ये कौन है? सोर्स चार्ज। तो एक फॉर्मूले में टेस्ट आ गया, एक में सोर्स आता है। तो इसमें तो सोर्स आ गया जिसके कारण फील्ड निकालना है, और इसमें आप देखिए टेस्ट आया। टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको अपन क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या देंगे आप? न्यूटन पर कूलम। कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। आगे आप इसका एक और यूनिट पढ़ेंगे, V/R। आर अपन डिस्टेंस को लिख रहे हैं, क्या डी से लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। तो यहां से ई का यूनिट दे देंगे वोल्ट/मीटर। ई को आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। बी वेक्टर लिखा है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसी क्वांटिटी है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को वी वेक्टर से लिखेंगे, और दोनों कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स acting on current carrying conductor in magnetic field। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो ये लिखेंगे आप F इज इक्वल टू विल साइन थीटा। और इसका वेक्टर फॉर्म भी लिखें, और वेक्टर में ध्यान रखना बी को बाद में लिखा करें। बी को बाद में लिखें। यहां से फोर्स का अगर हम यूनिट की बात करें न्यूटन, आई का यूनिट की बात करें तो एम्पियर, और लेंथ का यूनिट की बात करें तो मीटर। तो बी का यहां से एक यूनिट मिला आपको न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। इसका एक और यूनिट होता है वेबर अपॉन
वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका एक और यूनिट क्या होता है? वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। एक और यूनिट आप इसका टेस्ला याद रखेंगे, निकोल टेस्ला के नाम पर। तो मैग्नेटिक फील्ड के तीनों यूनिट आप मेमोराइज भी। तो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर यहां से आता है। फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डॉट में इंटरचेंज भी कर सकते हैं, पहले ए भी लिख सकते हैं। फाई का वेबर और एक ए अपॉन में पहुंचा दो, अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? बी वेक्टर। तो बी का एक यूनिट ये भी होगी। फाई का नाम क्या दोगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो ना, तो बी की जगह ई लिख देना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी की जगह क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो अगर हम इसके दोनों यूनिट बनाए, एम के एस सी जी एस, तो एम के एस में लिख देना वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर। और सीजीएस में लिखेंगे आप गॉस और ऑरस्टेड। गॉस और ऑरस्टेड में कौन ज्यादा है? दोनों बराबर है। और टेस्ला और गॉस में टेस्ला ज्यादा। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस। गॉस कहिए या ऑरस्टेड कहिए। तो अकेला वेबर पूछा जाए, वेबर किसका यूनिट है? तो याद रखना मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट लिख लेना वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या लिखेंगे? वेबर। अब देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है, जैसे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर हम बी की जगह ई लिख दें, सरफेस एरिया को ए की जगह एस से भी लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स के और भी यूनिट हो सकते हैं? तो जितनी यूनिट आप बी के जानते हैं उतने यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स के बन जाएंगे, क्योंकि एरिया का यूनिट आपको मीटर स्क्वायर लिखना। तो जैसे आपने बी का यूनिट लिखा वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, और ए का मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ऐसे ही आप न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर से भी बना सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर बन जाएगा। तो बी के जितने यूनिट जानते हैं उतने ही, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो पूछा जाता है वेबर। इधर बात करें अपन, ये इसको मैग्नेटिक नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको कहेंगे अपन, इसको कहेंगे अपन, ई आ गया ना, तो इसका नाम देंगे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। इसका यूनिट पूछ लेते हैं आजकल। क्या इसका यूनिट वेबर दे सकते हैं? नहीं। ई का आपको ने एक यूनिट याद किया था, न्यूटन पर कूलम। ई का यूनिट क्या याद किया था? एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। एक तो यही यूनिट दे दिया।
जितने यूनिट फील्ड के उतने यूनिट फ्लक्स के। दूसरा, आपने ई का यूनिट दिया था वोल्ट अपॉन मीटर, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। क्या बोल पाओगे? वोल्ट इंटू मीटर। तो आपसे पूछा जाता है वोल्ट में मीटर से डिवाइड करें तो यूनिट किसका बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। और वोल्ट में मीटर से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट किसका बनेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का। तो ई के आपने दो यूनिट देखे थे, न्यूटन अपॉन कूलम और वोल्ट अपॉन मीटर, दोनों यूनिट याद कर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वोल्ट में मीटर से मल्टीप्लाई करना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मात्रक। और ऑप्शन में दिया है वोल्ट इंटू मीटर, वेबर। कौन सा आंसर टिक करेंगे? वोल्ट इंटू मीटर। और कैसी क्वांटिटी है? इसके लिए डॉट प्रोडक्ट है, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? आदेश। क्या अपन इनके डायमेंशन भी बता पाएंगे? तो अगर हमें फील्ड का डायमेंशन पता है तो ही बता पाएंगे आप। तो फील्ड का डायमेंशन आपको स्पेशल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन पूछते हैं वो। कुछ डायमेंशन अपन लोग रट लेते हैं, जैसे फोर्स, टेंशन, वेट, एक्शन, रिएक्शन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा फोर्स है और कौन सा फोर्स नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब फोर्स है। तो बल भी फोर्स है, तनाव भी फोर्स है। क्या मास भी फोर्स है? नहीं, वेट फोर्स है, भार। क्या वेट का यूनिट क्या देंगे? न्यूटन। क्रिया, प्रतिक्रिया, थ्रस्ट को बोलते हैं प्रड़ो। तो ये सब फोर्स है। तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2, और यूनिट याद रखें न्यूटन। अभी आपने फॉर्मूला देखा था BIL sin थीटा। फोर्स का डायमेंशन आपको याद है। करंट का एम्पियर लिखेंगे, करंट का क्या लिखेंगे? एम्पियर। लेंथ का लेंथ, एंगल का डायमेंशन नहीं लिख पाओगे। बी के डायमेंशन में एक बात याद रखना, एल नहीं आता। बी के डायमेंशन में एल नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है। बी के डायमेंशन में एल नहीं आता। वन न्यूटन इज इक्वल टू, याद रखेंगे, 10⁵ डायन। डायन मतलब जो डायनामिक बना दे, गतिशील बना दे, फोर्स का सीजीएस यूनिट। अब 1 वेबर इज इक्वल टू, याद रखना, 10⁸ मैक्स। वन कूलाम इज इक्वल टू, याद रखेंगे, बोलो, 1 कूलाम इज इक्वल टू, बोल दो, 1 फेराड इज इक्वल टू, बोल दो, 1 वोल्ट इज इक्वल टू, बोल दो। 1 कूलाम 3 × 10⁹, और शब्द केवल स्टेट लगा दिया करें। सीजीएस के लिए क्या लगा देंगे? स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। 1 फेरेट 9, 10, 11, क्या याद रखेंगे? 9, 10, 11 स्टेट फेरेट। और 1 वोल्ट 300
स्टेट। इन चारों में से आपको यह बताना है कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। कूलाम चार्ज का यूनिट है, फेराड कैपेसिटी का यूनिट है, बोल्ट पोटेंशियल का यूनिट है, और वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। बताओ कौन सी स्केलर है? तो आप कहेंगे चारों स्केलर है, चारों अदिश राशि है। और फोर्स और फील्ड में कौन वेक्टर है? दोनों वेक्टर है। तो ये रिजल्ट अपन डायरेक्ट याद रख लें? हाँ, रख सकते। फेराडे किसका यूनिट है? फेराडे चार्ज का। वन फेराडे, फेराड तो कैपेसिटी है, फेराडे चार्ज है। 96,500 कूलम। ये एज रिजल्ट याद रखें। फेराडे कितना होता है? 96,500 कूलम। आगे बढ़ना होगा। 1 फेराडे 96,500 कूलम। हाँ, सभी स्केलर। इन पर आप वेक्टर नहीं लगा पाएंगे। करंट कैसी क्वांटिटी है? वो भी स्केलर। ये डबल निशान लगा दें, उनको तो जरूर याद कर लें। फेराड ये कैपेसिटी है, और फेराडे फेराडे चार्ज आवेश। अगर कहीं ऐसा लिखा है पीएफ, तो इसका मतलब होता है पिको फेराड। और पिको को डबल म्यू भी लिख सकते हैं, डबल माइक्रो। नैनो फेराड, माइक्रो फेराड, और मिली। तो नैनो फेराड होता है 10 to the power -9 फेराड। पिको फेराड 10 to the power -12 फेराड। माइक्रो फेराड -6 फेराड। मिली फेराड आई इज इक्वल टू पढ़ते हैं आप क्यू अपॉन करेंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी रेट आए टाइम से डिवाइड किया जाए। धारा आवेश प्रवाह की दर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? एम्पियर बराबर कूलाम अपॉन सेकेंड। फिर तो आप ऐसा भी लिख पाएंगे, इसका डायमेंशन एक T-1 इंटू क्यू। और ध्यान रखना क्वेश्चन करते समय टाइम को हमेशा सेकंड में ही लें। यहां से चार्ज बराबर एक नया फॉर्मूला दे पाओगे, टीआई। चार्ज बराबर टीआई। इस पे और इस पे दोनों पे डबल निशान, तो दोनों को याद कर लेना। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट चार्ज स्केलर क्वांटिटी। करंट चार्ज स्केलर क्वांटिटी। धारा आवेश क्या कहेंगे? एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी स्केलर क्वांटिटी है,
कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है इसकी। सेम पोटेंशियल करंट या चार्ज कह दें डज नॉट फ्लो। समान विभव, अगर विभव समान है, समान विभव, धारा, आवेश वह नहीं। जैसे सेम टेम्परेचर, समान ताप, क्या कहेंगे, हीट डज नॉट फ्लो, ऊष्मा प्रवाह नहीं होता, ऊष्मा प्रवाह नहीं होता। तो करंट या चार्ज के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है, उसी तरह हीट के फ्लो के लिए टेम्परेचर डिफरेंस जरूरी है। तो धारा या आवेश के प्रवाह के लिए विभवांतर जरूरी है और ऊष्मा के प्रवाह के लिए तापांतर जरूरी है। एक अगर अपन को स्फेरिकल कंडक्टर दिया है, अगर हमने इसको चार्ज दिया तो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सरफेस पर। अंदर फील्ड कितना होगा, 0, लेकिन पोटेंशियल कितना होगा, जितना सरफेस पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक के अंदर, गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र, आप क्या आंसर देंगे, 0। लेकिन कभी कभी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर, इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक के अंदर विभव विभव, क्या ये 0 बोलोगे, नहीं, कांस्टेंट। कहां से कहां तक, सेंटर टू सरफेस, केंद्र से सतह तक। केंद्र से सतह तक नियत कितना होगा, तो V इज इक्वल टू के, नहीं दे तो K1 रख देना। अगर ये 1/4πε0 ना दें तो भी Q/R, CGS वैल्यू 1 होती है इसकी। कई बार वो आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए पूछेंगे R/2 पर, R/4 पर, तो सिर्फ स्मॉल r पर, और स्मॉल r दे देंगे लेस देन कैपिटल R, नियत ही रहेगा, उतना ही रहेगा। कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक की धारिता। V की जगह आप क्या रख देंगे, Q/C, तो यहां से C कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू 4πε0 के।
C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। एक 5 सेंटीमीटर का कॉपर का स्फेरिकल कंडक्टर ले लो और एक 5 सेंटीमीटर का सिल्वर का कंडक्टर ले लीजिए। 5 सेंटीमीटर का कॉपर का, 5 सेंटीमीटर का सिल्वर का, दोनों का एक जैसा साइज है, बस मटेरियल अलग अलग है। एक मेटल कॉपर है, एक सिल्वर। बताइए किस पे चार्ज ज्यादा आएगा? दोनों पे बराबर आएगा। किसमें चार्ज जल्दी फ्लो होता है? तो सिल्वर के कंडक्टर में जल्दी फ्लो होता है, लेकिन चार्ज बराबर आएगा। अगर एक होलो कंडक्टर है और एक सॉलिड है तो किस पे चार्ज ज्यादा आएगा? दोनों पे बराबर। क्योंकि चार्ज क्या होगा, जैसे आपने अंदर भी रखा सॉलिड में तो रिपेल होके कहां पहुंच जाता है? सरफेस पर ही पहुंच जाता है, तो दोनों पे बराबर आएगा। अब एक 5 सेंटीमीटर का छोटा गोला है और एक 15 सेंटीमीटर का बड़ा कंडक्टर है। एक 5 सेंटीमीटर का कंडक्टर है, स्फेरिकल है दोनों, एक 15 सेंटीमीटर का है। बताइए अब चार्ज किस पे ज्यादा आएगा? जो बड़ा कंडक्टर उसमें ज्यादा आएगा। भाई बड़े मकान में ज्यादा लोग आएंगे, भाई जो छोटा कमरा है उसमें कम लोग आएंगे, बड़ा है तो ज्यादा आएंगे। इसीलिए तो अपन कहेंगे 15 सेंटीमीटर की क्या ज्यादा है? कैपेसिटी ज्यादा है। तो कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर की 15 सेंटीमीटर की? 15 सेंटीमीटर। अब फिर से क्वेश्चन सुनिए, एक 5 सेंटीमीटर का गोला है और एक 10 सेंटीमीटर का गोला है, दोनों को हमने बराबर चार्ज दिया, बराबर, जैसे मान के चलो दोनों को 150 माइक्रोकूलम दे दिया। अब आप बताइए कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? कैपेसिटी तो हमेशा बढ़ेगी ज्यादा है, ठीक है। चार्ज बराबर ही दिया, पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? विभव। तो पोटेंशियल ध्यान रखना किसका ज्यादा होगा? छोटे गोले का ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर का स्फेरिकल कंडक्टर है और 10 सेंटीमीटर का स्फेरिकल कंडक्टर है, पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? तो 5 सेंटीमीटर पर टेंशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर अपन याद रखेंगे। तो C प्रोपोर्शनल हमने क्या कह दिया? C प्रोपोर्शनल R कह दिया। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और यहां से अगर अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालें तो, और यहां से अगर अपन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू निकालें तो डिवाइड करके निकालोगे वैल्यू इंटू 10⁻⁻। अब इसका यूनिट बनाइए, इंपॉर्टेंट है यूनिट। 4 पाई एप्सिलॉन 0 किया। यहां देखिए C क्या है? फेरेड। एप्सिलॉन 0 R क्या है? मीटर। तो एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या बना? फेरेड अपॉन मीटर। क्या आप एप्सिलॉन 0 को ध्यान से देखें, क्या आपको C नजर आ रहा है? तो ऊपर C आएगा, मतलब कैपेसिटी आएगा फेरेड अपॉन मीटर। एप्सिलॉन 0 में आपको C नजर आ रहा है तो कूलम भी ऊपर लिखिए। एप्सिलॉन 0 में C नजर आ रहा है तो कूलम ऊपर। याद रखना न्यूटन पर कभी स्क्वायर नहीं आता। इसको आप उल्टा कर दीजिए, एप्सिलॉन 0 को उल्टा। अब आपको एप्सिलॉन 0 नीचे नजर आ रहा है, तो बताइए कूलम कहां पर आएगा? नीचे। न्यूटन पर स्क्वायर मत लगा देना, न्यूटन पर स्क्वायर नहीं आता। फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूले में न्यूटन पर स्क्वायर नहीं आता। क्या हम मीटर अपॉन फेरेड भी कह सकते हैं? एप्सिलॉन 0 में C नजर आ रहा है, C नीचे तो कूलम नीचे, C नीचे तो फेरेड भी नीचे। यहां पर एप्सिलॉन 0 ऊपर है, C ऊपर है, तो क्या कूलम ऊपर। ये वाला यूनिट बनाएंगे कैसे? देखिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन RS। F का यूनिट न्यूटन, 1/एप्सिलॉन 0 कूलम स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 को इधर पहुंचा दीजिए। तो आपको तो याद रहना चाहिए F पर ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, F स्क्वायर में नहीं है।
तो सब पर स्क्वायर आता है लेकिन न्यूटन पर स्क्वायर नहीं आता। एप्सिलॉन जीरो को आप बोल दीजिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। क्या अपन जल की विद्युतशीलता भी बता पाएंगे? तो एप्सिलॉन नॉट में अगर हम के का मल्टीप्लाई कर दें तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। देखो के का मल्टीप्लाई कर दें तो परमिटिविटी ऑफ वाटर और पूछ सकते हैं वो। तो किसी की भी परमिटिविटी निकालना हो हमें केवल मीडियम का मल्टीप्लाई कर देना है। परमिटिविटी ऑफ वाटर, जल की विद्युतशीलता। और क्या जल के लिए यूनिट बदलेगा? यूनिट नहीं बदलेगा, यूनिट तो वही है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? के एप्सिलॉन जीरो। कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन जीरो। तो एप्सिलॉन आर को के से लिखते हैं के 81 और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू रख दो तो पावर कम होंगी। या सी स्टैंड्स फॉर कूलाम, कूलाम स्क्वायर। केवल न्यूटन पर स्क्वायर नहीं लिखना, केवल न्यूटन पर स्क्वायर नहीं लिखना। जैसे हमने ये अर्थ ले लिया, अर्थ को हम मानते हैं सॉलिड कंडक्टर। अर्थ को क्या मानेंगे? सॉलिड कंडक्टर। अर्थ को आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। पृथ्वी, हमने क्या माना इसको? सॉलिड कंडक्टर। कंडक्टर मतलब इसमें चार्ज चला जाए, चार्ज चल जाए इस पे, धातु कहो या चालक, ठोस चालक। अर्थ कैसा है? सॉलिड कंडक्टर। इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ, तो आपको याद होना चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ। तो अर्थ क्या है एक क्वेश्चन ये आता है तो अर्थ कंडक्टर है। रेडियस ऑफ अर्थ पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये याद रखेंगे आप 6400 किलोमीटर। इसकी कैपेसिटी भी याद रखना, कैपेसिटी ऑफ अर्थ पृथ्वी की धारिता ये भी रख लेंगे 711.11 माइक्रो। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं इस तरह, C इज इक्वल टू 4πε0 r। के कुछ नहीं दिया जाए तो 1। C आपको कैलकुलेट करना है। 4πε0 की वैल्यू अभी आपने देखी थी 1/9 इंटू 10⁹। r 6400, किलोमीटर को मीटर में बदल लो। 6400/9 और 10 की पावर 3 है। 6400 किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर को 10 की पावर 3 में से 9 जाएंगे तो -6, डिवाइड कीजिए तो 711.11 -6 को माइक्रो लिख दीजिए। ये अर्थ की कैपेसिटी याद है। तो तो अर्थ के डेटा आप याद रखेंगे। तो 711.11 माइक्रो फेरेड। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी आप याद रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻12 1/4πε0 की वैल्यू भी याद रखेंगे 9 इंटू 10⁻9। तो 4πε0 की वैल्यू
1/9 इंटू 10⁹9। आगे बढ़ना होगा। अगर ये कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी मालूम है हमें 1 माइक्रोफेरेड, इसका आर बता दीजिए कितना आएगा, बताइए। तो C इज इक्वल टू 4πε0 आर। सी कितना है? 1 माइक्रोफेरेड मतलब 10⁻1/4πε0 की वैल्यू आपको मालूम है। आर इज इक्वल टू आ जाएगा 9 किलोमीटर। डायमीटर पूछे तो डबल कर देना। डायमीटर पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको डायमीटर पूछेंगे तो आप इसको डबल कर देंगे। एक डायमीटर का भी क्वेश्चन कर लीजिए। C इज इक्वल टू 1/9 फेराड। डायमीटर पूछा है, डायमीटर। तो डायमीटर ये रेडियस का डबल हो जाएगा। इतना रेडियस होता है, ये डबल है उसका। डायमीटर आप क्या कहेंगे? डबल आर। आर का डबल है डायमीटर। व्यास जो है त्रिज्या का दुगना हो गया। फॉर्मूला लगाइए 4πε0 आप। सी की वैल्यू रख दीजिए 1/9। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 10⁻9 मीटर। तो डायमीटर डबल आर 2 × 10⁹9 मीटर। 9 को 18 मत कर देना। तो अगर अपन को कैपेसिटी दी जाए तो अपन रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस मालूम हो तो कैपेसिटी बना सकते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चनों में रेडियस डायमीटर कैलकुलेट किए थे। इससे पहले अर्थ का रेडियस दिया था और कैपेसिटी पूछी थी। तो कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर आपको मालूम। एक क्वेश्चन, एक कूलम्ब फ्लो पर भी देखी। अगर हमने इनके बीच फोर्स निकाली, कूलम्ब फोर्स। एक बात याद रखना कभी भी, अरे थोड़ा कम दे दिया हमने वैल्यू, क्योंकि चार्ज क्या है, ये पॉइंट चार्जेज होते हैं। और पॉइंट चार्जेज का मतलब चार्ज कम होंगे, डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस को थोड़ा और ज्यादा कर लेते हैं, 1 किलोमीटर। ठीक है, चार्जेज की वैल्यू कम है, डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू आप जानते हैं 1000 मीटर। कुछ और बातें भी जान लीजिए। कभी 100 सेंटीमीटर दिया जाए तो 1 मीटर लिख दें। 50 सेंटीमीटर दिया जाए तो आधा मीटर लिखा करें। और 25 सेंटीमीटर दिया जाए तो डायरेक्ट 1/4 मीटर लिखेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाइए। के नहीं दिया जाए तो उसकी जगह 1 लिखेंगे। के नहीं दिया जाए तो 1 लिखेंगे। 9 × 10⁹9 Q1 Q2। माइक्रो की जगह -6 लिख दिया। ये 10⁻3 का स्क्वायर 9 होगा कि 6 करेंगे? 6। तो कितना आया? 9 इंटू, ये 6 ऊपर जाएगा 18, 10⁻−9 लिख दें। तो ये -6 ऊपर जाएगा तो ये -18 हो जाएगा। और 9 में से 18 जाएगा तो -9। न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या देंगे? न्यूटन।
इनके बीच डिस्टेंस आर है। इफ फोर्स एफ है, फोर्स कितना गिवन है, इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज हाफ, यदि आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दें, कभी दुगनी दुगनी की आ जाएगा, ये बीच की दूरी आधी। बोलो, तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन आपको गलत हो जाते हैं जल्दी में। तो डिस्टेंस हाफ कर रहे हैं, देखना प्रोपोर्शनल को क्रॉस में बदल दिया करें, डिस्टेंस हाफ कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, हाफ। तो फोर्स कितना होगा, स्क्वायर में रिलेशन है ना, इनवर्स स्क्वायर लो, 4 है। और डिस्टेंस डबल करते तो यहां आर की जगह 2 लिख देते, तो f/4 हो जाता। अगर डिस्टेंस डबल करते तो f/4। थ्री इक्वल चार्जेस are placed at 3 corners of square. Force between F12, force between Q1 and Q2 is F12. Q1 and Q3 is F13। दोनों का रेशियो निकालना। 3 समान आवेश वर्ग के 3 कोनों पर रखे हैं। Q1 Q2 के बीच बल, Q1 Q3 के बीच बल, इसका नाम दिया F12, इसका नाम दिया F13 और इसका रेशियो बोलिए। तीनों चार्जेस कैसे हैं, इक्वल है, और कहां पर रखे हैं, स्क्वायर पर। स्क्वायर की खास बात क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है। चारों साइड, अगर ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है, ये स्क्वायर की खास बात होती है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है बताइए, ये वाली डिस्टेंस होती है √2r। तो चार्जेज वो कह रहा है इक्वल है, चार्जेज कैसा कि बने, तो चार्ज बदल नहीं रहे, क्या बदल रही है, डिस्टेंस। F12 और F13 डिस्टेंस कैसा लेंगे अपन, उल्टा रिलेशन है, R2 बटे, पहली कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है बताइए, R। दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है, √2r। ये पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट किया है, कितना आया, तो कई बार आपको जैसे स्क्वायर है, ट्राइंगल है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो बस उसकी डिस्टेंस निकालना आना चाहिए आप। तो 3 इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। इफ फोर्स बिटवीन Q1 and Q2 is F13 and force between Q1 and Q3 is F13, find ratio of F12 upon F13। एक वर्ग के 3 सिरों पर समान आवेश Q1 Q2 Q3 रखे हैं। यदि Q1 व Q2 के बीच बल F12, Q1 व Q3 के बीच बल F13, तो F12 बटे F13 कितना होगा, आगे बढ़ना होगा। एक बात याद रखना,
अगर ये दो इलेक्ट्रॉन दिए, ये इलेक्ट्रॉन दिए, तो याद रखना इनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻43 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो पता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल से, और ये सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिए जाए, डिस्टेंस कुछ भी दी जाए, डिस्टेंस तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उनतालीस। क्या इनको डायरेक्ट एज ए रिजल्ट याद कर सकते हैं? बिल्कुल एज ए रिजल्ट याद कीजिए। प्रोटॉन 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 के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36। इन सबके साथ लगभग शब्द लगा देना, अप्रोक्सीमेटली। कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं आपसे, बोलो यहां कितना आएगा, 43 उधर जाएगा, तो ऐसे इन सब में पूछ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने कंपेयर किया है। अगर हम चार्जेज भी हाफ कर दें, चार्जेज हाफ कर दें, डिस्टेंस डबल कर दें, तो फोर्स कितना हो जाएगा? जैसे ये Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस R, इनके बीच फोर्स कितना है? F है। इफ चार्जेज हाफ एंड डिस्टेंस डबल, एंड डिस्टेंस डबल, फोर्स, देन फोर्स इक्वल टू, यदि आवेशों को आधा, दूरी दुगनी, तब बल। ऑप्शन देते हैं, बोल दो। चार्जेज को हाफ कर रहे हैं, डिस्टेंस डबल कर रहे हैं। सॉल्व करके देखा करो, अंदाज से ना बोला करें। प्रपोर्शनल को क्रॉस में बदल दो, चार्जेज हाफ और डिस्टेंस डबल, आंसर कितना है? बस सॉल्व कर लिया करो। if distance half then f is equal to, यदि दूरी आधी तब f। बताइए, तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं आपकी नॉलेज टेस्ट के लिए। अगर दूरी आधी कर दी जाए तब फोर्स कितना होगा? सिंपल सा तरीका क्या है, प्रोपोर्शनल को क्रॉस करना है और डिस्टेंस वो डबल कर रहा है, डबल कर दो, वो हाफ कह रहा है, तो कितना हो जाएगा? अभी अपने हाफ वाला किया था, डबल वाला किया था, एक क्वेश्चन हाफ वाला ही किया था ना, तो इसको डबल कर लो। इसको अपन क्या कर लें,
बीच की दूरी या दूरी दुगनी, इफ डिस्टेंस डबल। तो डबल कह रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ बाई। तो सीधा सा तरीका यह है, जो बदल रहा है उसको देख लीजिए, प्रपोर्शनल को क्रॉस में बदल दीजिए, आगे बढ़ना होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, but gravitational force does not depend on medium। तो स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर है, स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर है, माध्यम पर निर्भर है, किंतु गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं है। अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करें, ग्लास रॉड को सिल्क से रब करें तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव आया, सिल्क पर नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है, गिव इलेक्ट्रॉन टू सिल्क, गिव इलेक्ट्रॉन टू सिल्क को इलेक्ट्रॉन दिए गए, सिल्क को इलेक्ट्रॉन दिए गए। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, और नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो पॉजिटिव का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप बता पाएंगे किसका मास बढ़ गया, किसका मास घट गया? हमने ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, घर्षण विद्युत। अब आप बताइए किसका मास बढ़ गया, किसका मास घट गया? कि मास में कोई अंतर नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बदल के देते हैं, देखिए तब समझ में आएगा, जैसे पेपर में आता है वैसे। एक कंडक्टर ए है और एक कंडक्टर बी, दोनों आइडेंटिकल है। दोनों कैसे हैं? आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कंडक्टर। दोनों कैसे कंडक्टर हैं? एक समान चालक। इसको प्लस दिया और इसको माइनस दिया। पहली बात तो ये बताइए, प्लस दे सकते हैं? नहीं दे सकते, प्लस नहीं दिया जाता। प्लस का मतलब क्या है, उससे इलेक्ट्रॉन लिए, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिए, यही तो है। हमने क्वेश्चन में ये कहा ए को प्लस दिया, बी को उतना ही माइनस दिया, इसका मतलब क्या है, प्लस तो दे नहीं सकते। हमने ए से इलेक्ट्रॉनों को लिया और बी को दिया, जैसे ग्लास रॉड और सिल्क के केस में हो रहा था। तो आप क्या कहेंगे, मास ऑफ ए डिक्रीजेज, ऐसा बोलेंगे? ए का द्रव्यमान घट जाता है,
मास ऑफ बी इंक्रीजेज, बताओ कौन सा सही है? बी का द्रव्यमान कि दोनों का मास सेम रहेगा? ये दोनों एक ही बात लिखी भाई, ए का मास कम हो गया, बी का मास बढ़ गया, क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए भाई। इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए? बी। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है लेकिन होता तो है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ए का मास कम होगा और बी का मास बढ़ेगा। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं मास ऑफ बी इंक्रीजेज या मास ऑफ ए डिक्रीजेज, कुछ कोई भी शब्द बोल जो ऑप्शन में मिल जाए। क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ गए? ए को प्लस दिया, बी को उतना ही माइनस दिया, तो अपन क्या कहेंगे? ए का मास कम हो गया और बी का मास बढ़ गया। ये अगर हमने क्यू चार्ज लिया, ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो जहां अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में Q अपॉन आर स्क्वायर लिखा था, यहां क्या लिखेंगे? Q अपॉन आर। ई में यहां क्या आया था? आर स्क्वायर। बी का फॉर्मूला लिख लेंगे W अपॉन क्यू। कहां से लाए इस चार्ज को? टेस्ट चार्ज को। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, तो किसी बिंदु आवेश को अनंत से ला रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं? वोल्ट को जूल अपॉन कूलम। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा करेक्ट है, फिर ऑप्शन देंगे, तो इस तरह के ऑप्शन। एक हमने आपको बताया था Q प्रोपोर्शनल V, Q इज इक्वल टू सी वी, यहां से C इज इक्वल टू Q अपॉन V या V इज इक्वल टू Q अपॉन C। यहां से क्या लिख सकते हैं? वोल्ट इज इक्वल टू कूलम अपॉन फेराड। अगर हमने यहां से एक फॉर्मूला आप ये भी लिखते हैं P इज इक्वल टू वी आई, तो यहां से P क्या होता है? वाट, वोल्ट इंटू एम्पियर। तो यहां से वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाट अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट को हम क्या क्या लिख सकते हैं वो बताया हमने। तो एक इस फॉर्मूले से ले आइए, वोल्ट इज इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। यहां से देख लीजिए वोल्ट इज इक्वल टू कूलम अपॉन फेराड, और पावर इज इक्वल टू वी आई। तो यहां से लिख सकते हैं वोल्ट इज इक्वल टू, पावर को वाट लिखते हैं जेम्स वाट के नाम पर, वी वोल्ट आई एम्पियर, तो वोल्ट इज इक्वल टू वाट अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट को लिखने के हमने अलग अलग तरीके बताया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q अपॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो या Q अपॉन आर स्क्वायर। आगे बढ़ना होगा, जैसे पावर पढ़ते हैं अपन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर शक्ति कार्य करने की दर, और दर आए तो टाइम से डिवाइड करें, वर्क अपॉन टाइम। पावर को वाट लिखते हैं, डब्ल्यू को जूल और टाइम को सेकेंड। वर्क और हीट बराबर है, क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं?
और जूल्स लॉ से हम लिखते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो T से अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। आई आर को भी लिख सकते हैं, तो आई आर को भी लिखेंगे तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। आई की जगह वी अपॉन आर लिखेंगे तो एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। तो पावर के भी तीनों फॉर्मूले बना दीजिए। ये इस तरह वी आई बना, इस तरह वी स्क्वायर अपॉन। तो एच के फॉर्मूलों में अगर हम टी से डिवाइड कर दें तो पावर के कुछ फॉर्मूले मिलते हैं। आपको याद कौन सा करना है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी याद रखेंगे, पावर वेरी इंपॉर्टेंट याद रखें, पी इज इक्वल टू वी आई, पावर वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि यहां बी का मतलब वोल्ट से है, आई का मतलब एम्पियर से है। पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अगर हम P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिखते हैं तो क्या हम यहां से ऐसा नहीं लिख सकते, वाट इज इक्वल टू एम्पियर का स्क्वायर इंटू ओम। लिख सकते हैं। P इज इक्वल टू वी आई से हम ऐसा भी तो लिख पाएंगे, वाट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। इतने सारे फॉर्मूलों में से हमें पता कैसे पड़ेगा वहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये प्रैक्टिस से ही पता पड़ता है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, V is equal to IR, I is equal to V upon R, P is equal to VI, very important. Watt is equal to volt into ampere. V is equal to IR आपको याद रहता है, H is equal to I square RT, याद कर लें। आगे बढ़ना होगा। अगर हमें एक बल्ब दिया है, इस बल्ब पर लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट, ये हमें एक हीटर दिया है। ये तो आप जानते ही हैं पावर किसकी ज्यादा होती है, हीटर की ज्यादा होती है, और ये 220 वोल्ट पर काम करने के लिए बना गया है। इसका आर कितना होगा, इसका आर किसका होगा, तो जिसका पी ज्यादा होगा उसका आर कम होगा। तो पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वी आई भी तो होता है, आई स्क्वायर आर भी तो होता है, ये आपको सोचना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पी दिया, भी दिया, आर निकालना है, ये वाला फॉर्मूला। पी कितना है 100 वाट, भी कितना है 220, तो आर इज इक्वल टू बोल पाओगे 484, और ये ओम का सिंबल होता है। ये पावर बढ़ गई तो निश्चित रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर से यही फॉर्मूला लगा दीजिए, पी की जगह 1000, बी की जगह 220, ये 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, तो आर इज इक्वल टू क्या बोलोगे 48.4 ओम। तो एक बल्ब दिया, हीटर दिया, पावर दी, कितने वोल्टेज पर वो काम करता है वो दिया, आर कैलकुलेट करना। आगे बढ़ना होगा।
फ्यूज वायर के लिए क्या स्पेशलिटी होती है? कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशलिटी बताइए फ्यूज वायर के लिए आपको क्या रखना है? तो गलनांक, जैसे आपको दिया है फ्यूज वायर, फ्यूज वायर की स्पेशलिटी बताइए। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्यूज वायर के लिए क्या महत्वहीन है, किसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो लेंथ का, लंबाई महत्वहीन होती है। फ्यूज तार किसका बनाते हैं? सोल्डर मेटल का, टिन व लेड का। पूरी फिजिक्स में इसी का मेल्टिंग पॉइंट लो रखना है, क्योंकि इसको ही चाहते हैं गल जाए। लो मेल्टिंग पॉइंट, निम्न गलनांक। निम्न गलनांक क्यों? ये गल जाए, हाई नहीं, गल जाए। हाई होगा मेल्टिंग पॉइंट तो ये गलेगा ही नहीं। अपन चाहते हैं ये गल जाए, उपकरण जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो सुरक्षित रहे। भाई करंट ज्यादा आएगी तो आप क्या चाहेंगे? टीवी फूक जाएगी, ये जल जाए? तो टीवी ना जले, यही जल जाए। लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस क्यों? तो रेजिस्टेंस का मतलब किससे है? टक्कर से, कॉलिजन से। और कॉलिजन से क्या जनरेट होगी? हीट। तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा मतलब ज्यादा कॉलिजन, ज्यादा हीट, तभी तो पिघलेगा। तो फ्यूज वायर की स्पेशलिटी लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, इसका फिलामेंट किसका बना होता है? बताइए, बल्ब का फिलामेंट क्या सिंबल होता है उसका? डब्ल्यू, टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट किसका होता है? टंगस्टन। क्या स्पेशलिटी टंगस्टन की? कौन हाई है कौन लो है? बोलो। क्या आप चाहेंगे इसका फिलामेंट मेल्ट हो? नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, दोनों हाई। उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध। हीटर के लिए बताइए। नहीं, सबसे पहले तो उसका फिलामेंट बताना है। इलेक्ट्रिक हीटर क्या टंगस्टन का ही बना दोगे? एक अलॉय होता है नाइक्रोम, किसका बनता है ये बनता है, ये किसका बनता है? नाइक्रोम। और स्पेशलिटी क्या है? वही जो बल्ब की है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस। किसका फिलामेंट ज्यादा थिकर होगा? किसका तंतु ज्यादा मोटा होगा? बल्ब का क्या हीटर का? हीटर का। पावर ज्यादा होगा तो फिलामेंट भी ज्यादा थिकर होगा। जिसका पावर ज्यादा उसका फिलामेंट भी थिकर होगा। जैसे अपन ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, जिस लेंस की पावर ज्यादा है वो लेंस कैसा होता था? मोटा, थिकर। ऐसे ही यहां पर क्या कहेंगे? जो तार थिकर है, जो फिलामेंट थिकर है, उसकी पावर ज्यादा है। तो हीटर और बल्ब में किसका फिलामेंट ज्यादा थिकर है, किसका फिलामेंट ज्यादा मोटा है? हीटर का। वो क्या बताता है? वो पावर ज्यादा है, और पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक हीटर और बल्ब में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, बताइए। रेजिस्टेंस उल्टा बोलो, पावर हीटर की ज्यादा है, रेजिस्टेंस उल्टा बोलो, बल्ब का ज्यादा हो जाए। तो पावर हम कह रहे हैं किसकी ज्यादा है? हीटर की। और रेजिस्टेंस उल्टा बोल दो। आर फॉर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रो को क्या कहते हैं? रो को, तो रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। रो को क्या कहते हैं? रो इसके नाम है दो, आर 4, रो 2।
प्रतिरोधकता और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आर चार बातों पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध दो, आर चार। कौन कौन सी चार बातें हैं जिन पर ये डिपेंड है? लेंथ, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर। लंबाई, क्षेत्रफल, पदार्थ व ताप। रो, क्या रो लेंथ पर डिपेंड? पदार्थ व ताप। तो रो के बारे में क्या कहेंगे? रो लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं है। आर चार, रो दो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। और एरिया में रेडियस और डायमीटर इंक्लूड रहते हैं। रेडियस और डायमीटर इंक्लूड रहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, लंबाई व क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल में त्रिज्या भी शामिल हो जाएगा और व्यास भी शामिल हो जाएगा, निर्भर नहीं है। टेम्परेचर लिखेंगे, एरो ऊपर कर दिया मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। एम फॉर मेटल लिखें, मेटल मतलब कंडक्टर जिसमें चार्ज का फ्लो हो सकता है। एक आर फॉर लिखें रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और एक आर फॉर लिखें रेजिस्टिविटी और एरो ऊपर कर दें। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जरूर पूछा जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का आरओ बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का आरओ बढ़ता है। तो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज। सेमीकंडक्टर आए तो उल्टा बोलो। तो तापक्रम बढ़ाने पर मेटल का आरओ बढ़े। अब आप बताइए, एक तार को खींच दें, एक तार को अगर हम स्ट्रेच कर दें, खींच दें, तो आर बदलेगा कि रो बदलेगा? कि दोनों बदल जाएंगे? खींचने पर आपको पता है लेंथ बढ़ेगी और रेडियस कम हो जाएगी, तार पतला हो जाएगा ना। तो कौन बदला? लेंथ और रेडियस पर कौन डिपेंड है? आर। क्या रो लेंथ और रेडियस पर डिपेंड है? तो तार को स्ट्रेच करने पर, खींचने पर कौन बदलता है? आर बदलता है, रो नहीं बदलता। when wire is stretched, जब तार को खींचा जाता है, आप क्या लगाएंगे? आर प्रोपोर्शनल एल। एल नहीं लगाएंगे,
खींचने पर एल स्क्वायर। अगर हमने एल 1% बढ़ा दी, 0.1% बढ़ा दी, 2% बढ़ा दी, 2.5%, तो अपन को क्या करना है, पावर का मल्टीप्लाई करना है। वो 1 कहें, तुम 2 कहो, वो 0.1 कहें, ये स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, पावर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर वो 100% कहें तो आप 200 नहीं बोल पाओगे, 200 से ज्यादा। स्क्वायर लगा है तो ज्यादा बोलना है, रूट लगा है तो कम बोलना है। पावर का मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा ज्यादा बोलेंगे, रूट लगा हो तो पावर का मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा कम बोलेंगे, लेकिन 6% तक पावर का मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो अब बताइए, लेंथ 100% बढ़ा है, तो क्या 200 बोल पाओगे? नहीं, सॉल्व 200 से ज्यादा बोलना है। कितना बोलना है? तो सॉल्व ऐसे करेंगे। पहले परसेंटेज वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, इनिशियल 100 माना करें, इनिशियल 100 माना करें। कितना बढ़ा रहे हैं? 100%, तो 200। पहले 100 कहां से आ गया, तो मान लो, तो R2 कितना आ गया? 400। लेकिन 100 अपन पहले से माने हैं, 100 से 400, 300%। तो पावर का मल्टीप्लाई करो, 100 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 200, और थोड़ा ज्यादा बोलो तो 200 से ज्यादा बोलना, और रूट होता तो पावर का मल्टीप्लाई करें कम बोलते, और 6% तक पावर का मल्टीप्लाई ही करना है। अगर लेंथ 10% बढ़ा रहे हैं तो पावर का मल्टीप्लाई करो, थोड़ा ज्यादा बोलो, 10 दूनी 20, थोड़ा ज्यादा। सॉल्व कैसे करेंगे? पहले 100 मान लिया करो, परसेंटेज निकालना 100 ही क्यों, क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना आसान है। तो 100 से 121, 21%। पावर का मल्टीप्लाई थोड़ा ज्यादा, वो तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो आसान है। 20%, तो 20 दूनी 40, से ज्यादा देखो, थोड़ा ज्यादा बोलो। इनिशियल 100 मान लो, टेन का स्क्वायर 100, सौ से अपन कहां पहुंचे? 44% इंक्रीज। तो वैसे पावर का मल्टीप्लाई करके कितना हो रहा था? 40, थोड़ा ज्यादा बोलना है। जैसे जैसे इंक्रीमेंट ज्यादा होता है, एरर भी ज्यादा आती जाती है। पावर का मल्टीप्लाई करना है तो उसमें एरर ज्यादा है, माने पावर का मल्टीप्लाई करके यहां कितना अंतर आ रहा है? 40, तो 40 से ज्यादा 44। हालांकि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो अपन जल्दी सॉल्व कर पाते हैं।